नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और मेरे साथ हैं महाराष्ट्र विधान परिषद के उपसभापति सचिन अहिर। सचिन अहिर के साथ आज के वक्त में बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में जो भी उठापटक चल रही है उसमें ताज़ा खबर इनसे जुड़ी हुई आई। बीते हफ्ते की ही बात है जब इन्होंने सबको चौंका दिया, शिवसेना की ओर से उपसभापति पद के लिए पर्चा भरकर चुनाव के पहले। सचिन अहिर जी के बारे में ये बात मानी जा रही थी कि ये आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं, उनके बेहद खास हैं और बीते करीब 6-7 साल से ये शिवसेना के साथ में थे, अविभाजित शिवसेना के साथ थे और जब शिवसेना में बगावत हुई तो इसके बाद इन्होंने उद्धव ठाकरे के साथ रहना चुना। लेकिन अचानक ऐसा क्या हो गया कि इन्होंने पाला बदल लिया। तो आइए इन्हीं से जानते हैं। सचिन भाऊ, आपका स्वागत है। जी नमस्ते। सचिन भाऊ, आपसे यह समझना है कि कईयों को यकीन नहीं हो रहा है कि आप भी छोड़ सकते हैं उद्धव ठाकरे का साथ। आदित्य ठाकरे के आप बेहद करीबी माने गए। आपने आदित्य ठाकरे के लिए अपना चुनाव क्षेत्र छोड़ दिया। आप जब एनसीपी में थे तो आप वर्ली से चुनाव लड़ते थे, वहां से कई बार विधायक रहे और उसके बाद आपने उनका साथ छोड़ा। जब आप उनकी पार्टी में आए तो उन्होंने भी आपको जो सम्मान मिलना चाहिए था पूरे सम्मान के साथ रखा। हो तो कहते थे कि आप उनके परिवार के जैसे हैं और आपको जो उनके मजदूरों के संगठन थे वो आपके हवाले किए, उन्होंने वो आपके सुपुर्द किए और उसके बाद में अचानक ये फैसला। देखिए क्या होता है कि एक इसके पीछे एक बहुत बड़े इतिहास में जाना चाहिए, लेकिन मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि एक आपको समझना पड़ेगा कि सचिन अहिर के पीछे, सचिन के नाम के पीछे अहिर है, ठाकरे नहीं है और ना पवार है। जो लेगेसी एक इतनी पारंपरिक रीति से जो चलते आ रही है, अगर उस लेगेसी से बाहर निकलकर पार्टी को रिवाइव करने के लिए और पॉलिटिकल सिक्योरिटी अपने लोगों को देने के लिए जब वो एक स्टैगनेंट जब हो जाता है तो हमारे जैसे जो सेल्फ मेड जो लोग हैं, फिर उसको आप कुछ भी बोलिए, अपना स्वार्थ बोलिए, अलग अलग शब्द प्रयोग करिए करके, ये चीज़ें उनके सामने आती है ना। और आज जब मैंने ये निर्णय लिया तो कोई चुनाव नहीं है। अगर मुझे निर्णय लेना होता तो 2022 को जब लोग मेरे विधायक मुझे जस्ट चुनकर देने के बाद जो सूरत वाया गुवाहाटी गए और उन्होंने सत्तांतर किया, तभी में हम जा सकते थे। उसके बाद जब विधानसभा के चुनाव आए 2024 में तो भी हम निर्णय ले सकते थे, तभी भी मुझे कहा गया था, महानगर पालिका में भी कहा था, तो मैंने भूमिका ली। लेकिन जब एक व्यक्ति जब इतनी संघर्ष करने के बाद भी एक जो आत्मविश्वास होना चाहिए कि हाँ और हमको कुछ करना चाहिए और हमारे लिए कुछ तो भी ऑप्शंस है, ये चीज़ें ओके। और पॉलिटिकल सर्वाइवल, सी पॉलिटिकल सोशल वर्क है लेकिन पॉलिटिक्स भी है। पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा सर्वाइवल तो है। वो सर्वाइवल अगर हम लोगों को कहाँ अगर दिखता नहीं है, और ये सर्वाइवल सिर्फ मैं मेरे लिए बात कर रहा हूँ ऐसा नहीं है, हमारे पे पीछे डिपेंडेंट रहने वाले हजारों कार्यकर्ता और हर अलग अलग राज्य के जो समाज, अलग अलग समाज के जो लोग हैं जो अपेक्षा करते हैं कि हमारा ये नेता अगर आगे जाएगा तो हमारी ये चीज़ें होगी, ये होगा। यही मुझे समझना है कि वो ऐसी कौन सी 2-3 बातें आप अगर स्पष्ट बता सकें जो आपको खटक रही थी शिवसेना यूबीटी के भीतर, मेरा उद्धव के नेतृत्व में ऐसी कौन सी खामियां आपको नजर आई उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जिसकी वजह से लगा कि अब इनको जो है टाटा बाय बाय कह देना चाहिए और मैं कोई किसी का अनादर करना नहीं चाहता हूँ, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि बार बार अगर हमारे यहाँ से लोग अगर चले जाते तो हम उन लोगों को पदवी देने का काम करते। जब लोग अपने पास आते हैं तो उसका हम स्वागत करते। हमारे यहाँ से चले जाते हैं तो कुछ तो उसका आत्मपरीक्षण होना चाहिए कि क्यों हो रहा है। जब 40 विधायक हमारे यहाँ से गए, हमने उनको पदवी दे दी, 50 को के एकदम ओके। वो पदवी देने के बाद वही 40 के लोग और उसके ऊपर और लोग चुन के आ रहे, तो मैंडेट कहाँ जा रहा है, ये तो हमको देखना पड़ेगा। फिर हम कहेंगे कि पैसे का पावर है, ये पावर है, लेकिन जो व्यक्तित्व जो है, जो लोग हमारे साथ जुड़े थे, उस व्यक्ति को भी हम संभालने में कम पड़े। और अगर आज हमारे सांसद जा रहे हैं या अगर सांसद जाने की बात कर रहे हैं तो ये सांसद में भी कुछ तो था, इसीलिए तो आपने उनको चुनाव का टिकट दिया। या अगर ये सांसद को फिर क्यों देने की ज़रूरत थी, इसका मतलब आपका निर्णय गलत हुआ। दूसरी बात ऐसी है कि हम सिर्फ रोज़ टिक्का टिप्पणी करते ही अगर हम रहेंगे विपक्ष के माध्यम से, और अपने पार्टी को रिवाइव करने के लिए जो लोगों से तुम्हारा डायरेक्ट इंटरेक्शन होना चाहिए, जो लोगों से तुम्हारा संपर्क होना चाहिए, और उनको वो मॉरल जब तक कि नहीं आता है कि हाँ, हम सिर्फ ये कह सकते हैं कि हम कट्टर शिवसैनिक है। सिर्फ कट्टर शिवसैनिक से अगर हमको वोट अगर नहीं मिल रहे तो क्यों नहीं मिल रहे,
वहाँ हमारे विधायक क्यों हार रहे, ये सब चीज़ों की बातें चलिए, होनी आपने चाहिए। कहा कि उद्धव ठाकरे आत्म परीक्षण नहीं कर रहे हैं, इतना कुछ उनको झटके लगे इसके बावजूद। अगर मैं आपके ऑब्जर्वेशंस की बात करूं तो आपने कौन सी ऐसी बातें ऑब्जर्व की जो आपको लगता है कि ये नहीं होना चाहिए था, और आज जो दुर्गति हो रही है उद्धव ठाकरे की पार्टी की, उसके पीछे ये कारण जिम्मेदार हैं? नहीं, एक तो जैसे मैंने कहा कि सिर्फ टिक्का टिप्पणी करके हम नहीं होगा, सिर्फ हम जाकर बड़ी बड़ी सभाएं लेके नहीं होगा, जब तक हम संगठन में साथ में लोगों को वहाँ जाके एक एक दिन बैठते नहीं हैं। जैसी मेरी अपेक्षा थी कि जैसे लोकसभा का भी दौरा हुआ, हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में गए, मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा के इसमें दौरा करने से बेहतर एक एक दिन जाकर हम लोग वहाँ पे अगर विधानसभा वाइज कार्यकर्ता बैठते, उनकी बात समझते, सब कुछ करते, तो मुझे लगता है और वो चीज़ें कुछ तो भी चीज़ें सामने आ जाती थी। और देखिए, एक हमको एक समझना है, जैसा मैंने उल्लेख करता हूँ कि हमको अभी लेगेसी से बाहर निकल के लोग हमारे पास आएंगे, उससे ज़्यादा हमको लोगों के पास कैसे जाना है। और जो भावना से हमने महाविकास आघाड़ी की घटक रही है, वो महाविकास आघाड़ी के ऊपर हम इतना भी डिपेंड नहीं रह सकते पार्टी एज सच कि अगर पावर में आती है तो हमारा सर्वाइवल होगा। तो हमको हमारा सर्वाइवल कैसा है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कल महाविकास आघाड़ी के घटक है, देश में अगर परिवर्तन हुआ, वो कहेंगे कि क्यों जरूरत है हमको आपकी तो इतनी संख्या बल नहीं है, अलायंस नहीं है, पॉलिटिक्स इज एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर जैसा कहते वैसा है। तो वो भी एक सिचुएशन अगर आती है तो हमारा अस्तित्व का है, ऐसा सवाल होता है। नहीं, तो एक आपने जिस तरह से कहा, तो एक कनेक्ट लैग कर रहा है उद्धव ठाकरे और उनके कार्यकर्ताओं के बीच, या जिस तरह से जमीन पर जाकर उनको काम करना चाहिए था वैसा काम नहीं हो रहा था। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि लोगों को हर एक मीटिंगें लेती है, बोलते हैं, करते हैं। मैंने तो एक आदित्य जी से जब बात की तो मैंने कहा कि मेरे पे भी इनडायरेक्टली, जैसे लोग, आप विश्वास में कि आपका डायरेक्ट इंटरेक्शन होना जरूरी है लोगों से। हमारा शहर का प्रमुख, हमारा जिला का प्रमुख आपसे डायरेक्ट बात कर सकता है या आपको मैसेज करके उसका वो रिप्लाई ले सकता है। ये उन्होंने शुरुआत भी की थी, ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि उन्होंने नहीं की थी, लेकिन वो जो आत्मविश्वास होकर लोगों को जो नीचे रिवाइव करना है, वो कहाँ तो भी कमतरता दिखती है। नहीं, क्या ऐसा भी है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि उद्धव ठाकरे खुद बाला साहब के जैसे बर्ताव करने लग गए। हालांकि बाला साहब की लेगेसी को वो भुनाने की तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बाला साहब ने जमीन पर जाकर जिस तरह से पार्टी को खड़ा किया, जिस तरह से वो अपने नेताओं से, कार्यकर्ताओं से जुड़े, वैसा उद्धव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उनका व्यवहार बिल्कुल बाला साहब के जैसा है। तो ये बात उनके लिए नुकसानदेह साबित हुई। देखिए, ये नेचुरल भी है कि अगर बाला साहब के वो बेटे रहे तो वो होगा, लेकिन हम किसके विरुद्ध में लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको ये भी तो सोचना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक नेता जो आपके पार्टी से निकल कर अलग गुट बनाता है, वो कामयाब होता है, अपने विधायकों को कहता है कि अगर आप चुन के नहीं आए तो मैं अपने पद का इस्तीफा दूंगा, वो उनको पूरी ताकत के साथ चुनकर देके वापस सरकार लेकर आता है। उसका नाम है एकनाथ शिंदे जी, जो 24/7 अवेलेबल है। वो वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं, हम फ़ोन भी नहीं ले रहे हैं। अगर आपको वो लेगेसी जैसी निकल कर, आपकी लड़ाई किसके साथ है? बाला साहब थे, उसकी कंपैरिजन कोई हो सकती है। सचिन तेंदुलकर लड़का सचिन तेंदुलकर नहीं हो सकता है। उद्धव जी ने अपने हिसाब से पार्टी को चलाया कराया, लेकिन आज लड़ाई किसके विरुद्ध में है? फिर एक बार आप बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं, दूसरे बाद में आप इसको टारगेट कर रहे हैं, फिर आप कहाँ तो भी एक कह रहे हैं कि नहीं कांग्रेस की लेगेसी में ऐसा नहीं हुआ, कांग्रेस ही है। तो वो डिपेंडेंसी जो दिखती है, और जो मैंने जो सोचा और देखा कि बड़े पैमाने के ऊपर जो वोट शिफ्ट जो हिंदू के हुए हैं वो हुए ही है। इसीलिए आप देख सकते हैं, अगर एक उदाहरण के तौर के ऊपर 2019 में वर्ली में कितने वोट मिले, 2024 में कितने वोट मिले, और वो भी वोट मिले ऐसे कैंडिडेट को जो बेचारे लोकसभा के सांसद थे, वो स्थानिक वहाँ के नहीं थे, और वो वर्ली में फिर भी, जैसे मैं उनके साथ आघाड़ी में काम करता था तो मेरे पे डिपेंड रहते थे। ऐसे डिपेंडेंट रहने वाले व्यक्ति, उन्होंने बहुत अच्छी लड़त देने का काम किया, लेकिन ये वोट डिफरेंस भी हो गया ना। और आपके साथ मन से तभी नहीं थी, अभी नहीं थी, कॉरपोरेशन में मन से आपके साथ रही तो आपके 5 नगर सेवक अगर आए, अगर वो नहीं होता तो क्या होता? तो ये सब चीज़ें हमको समझनी चाहिए, सोचनी चाहिए। और अगर हमको उनकी तुलना देना है तो सिर्फ हम किसी को गद्दार बोले, किसी को आरोप करे, प्रति आरोप करे, और वही करके अगर चले तो वो फैशन में आज की पॉलिटिक्स नहीं रही, क्योंकि लोगों का भी देखने का तरीका बदलते जा रहा है। लोगों के इश्यूज बढ़ गए, लोगों के ये हो गया, और लोगों को इंस्टेंट की अपेक्षा होती है कि हमको जल्दी न्याय कैसे मिलेगा। तो ये सब चीज़ें सब दुर्दैव से जो दिख नहीं रही है उसके कारण ही हो गए। सचिन बाबू, आपने बीते 2 दशकों में ये
तीसरी पार्टी ज्वाइन की, एक तरह से कहेंगे, या फिर अगर इस शिवसेना को जैसे आधिकारिक माने तो कह सकते हैं कि शिवसेना में ही आप हैं। लेकिन आपने जब एनसीपी को छोड़ा, उस पार्टी को छोड़ा, जब जिसने आपको मंत्री भी बनाया था, तो उस वक्त में किस तरह के घटनाक्रम थे जब आपने एनसीपी को छोड़कर शिवसेना ज्वाइन की? 2014 में जब मैं मंत्री था, मैंने एक एसी नेल्सन जी से एक सर्वे कराया था। मोदी जी का जो 2014 का जो दौर का जो प्रभाव था वो इतना स्ट्रांग था कि विधानसभा में भी वो दिख रहा था। आप यकीन नहीं मानेंगे, सर्वे में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 3 नंबर दिखा रही थी, और इसलिए आपने देखा होगा कि मुंबई के कोई विधायक चुन के नहीं आए और सरकार भी नहीं। मुझे तब आज भी याद है कि उद्धव जी ने एक कार्यक्रम में कहा था कि सचिन तुम्हारे जैसी की ज़रूरत है, आप शिव धनुष्य उठाइए। मैंने कहा कि नहीं सर, पार्टी ने मुझे इतना सब कुछ दिया है, ये मेरी जवाबदारी है। लेकिन मैंने तभी वो निर्णय लिया नहीं। दूसरे दिन, उसी दिन जब जिस चुनाव का नतीजा आया, साथ में कार्यकर्ताओं के साथ मिला और खड़ा करके इतनी ताकत खड़ी की। इसीलिए तो फिर 2019 में मुझे बुलाया गया और कहा गया कि नहीं, हमको लड़ना है और हम लोग को आपकी जैसी की ज़रूरत है। कहने का मतलब है, अगर मुझे शिफ्ट होना होता तो 2014 में होता, मैं शायद वापस मंत्रिमंडल में तभी मिनिस्टर हो जाता था। आज भी मैंने निर्णय लिया, मुझे बहुत वक्त इसलिए लगा क्योंकि नैतिकता के आधार पे मुझे ऐसा लगा कि जो व्यक्ति ने मुझे चुनाव में परिषद में दिया है, मुझे भी लोग कहते थे कि अरे पवार साहब के साथ घूमने वाले आप ये कल के लड़के के साथ क्या घूमते। लेकिन नहीं, हमने ये सोचा कि ठाकरे कुटुंब का व्यक्ति अगर ये इस राजनीति में आ रहा है तो उसको विरोध करना या साथ देना है। मैंने साथ देने की भूमिका ली। आज व्यक्ति बोलकर आदित्य जी की बात नहीं है, उद्धव जी की बात नहीं है। अगर यही होता तो मैं 2024 में भी मैं उनके विरुद्ध में चुनाव लड़ सकता था। आज मैं शायद वापस कैबिनेट हो सकता था, या कुछ होता था या नहीं होता था, जीतता था या हारता था। महानगर पालिका में भी वही सिचुएशन थी। महानगर पालिका में आप पूछिए हमारे यहाँ के नगर सेवकों का अगर क्या है, कौन उनके साथ खड़ा था, वही खड़ा ईमानदारी से रहेगा। तो कहने का मतलब है कि मुझे दी हुई जवाबदारी, फिर ट्रेड यूनियन की हो, व्यक्ति बोलकर विधान परिषद की हो, मैंने ईमानदारी से लास्ट तक के निभाने का काम किया। कहाँ मैंने नाराजगी व्यक्त नहीं की, कहाँ मैंने ये नहीं कहा कि ये नहीं हुआ। आज मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप मुझे पूछ रहे हैं, लेकिन जहाँ भी मुझे बात करनी थी एज अ क्रिटिक बोलकर, इसीलिए तो सबको शौक भी लगा ना कि आपने कभी नाराजगी व्यक्त नहीं की, आपने कभी बयान नहीं दिया, स्वभाव ही नहीं, ये हो गया। वो मेरा कभी, इसीलिए सबको, वो मेरा कभी स्वभाव ही नहीं रहा। मैं कभी राष्ट्रवादी में भी आपने देखा होगा, लोगों को लगता है अरे आपने झटका दिया, ऐसा नहीं है। मैंने कभी उसका नहीं। और अगर कहा होगा, अगर बात कुछ की होगी जो पार्टी के हित में, वो अंतर्गत करने की बात की। मैंने कभी जाकर मीडिया में ये दिखाकर तो और एक प्रेशर टेक्स्ट में कभी उद्धव जी को समझाया, कैसे उद्धव अपनी बात उनके सामने रखी आपने? वैसी इंटरेक्शन ही नहीं होती है हमारी पार्टी में। हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन ऐसा भी सिस्टम नहीं है। जो कुछ लोगों से होता है वही एजेंडा होता है, वो होता है एक। नहीं, ये जो बात आप बोल रहे हैं, हाँ। ये बात 2005 में जब नारायण राणे छोड़कर गए तब भी उन्होंने यही बात बोली। उसके बाद राज ठाकरे जब छोड़कर गए तब भी उन्होंने यही बात बोली। और उसके 21 साल बाद आज भी उद्धव ठाकरे के बारे में वही बात आप बोल रहे हैं। नहीं, मैं लेकिन सिर्फ उनके बारे में ऐसे नहीं, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन रहा कि वो एक लेगेसी उनकी, और मैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचता हूँ कि वो सही है गलत है, ऐसा नहीं। क्योंकि मुझे बहुत एक अच्छे मित्र हैं, मैं इनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ। जब मैंने एक प्रवेश किया और ये कहा तो उन्होंने मुझे पूछा, मैंने उनको पूछा बाबा मैं ये नए सिस्टम में आया क्या है, तो बोले यहाँ 1 वे ट्रैफिक है, यहाँ 2 वे नहीं है। तो आपको अगर काम करना है तो जो उनके मन में वो है वही करना है, उसमें दूसरा कुछ विचार करने की बात नहीं। इसीलिए कभी मैंने उनसे जिक्र भी नहीं किया और मेरा वो विषय भी नहीं रहा। हाँ, लेकिन आदित्य जी से बहुत हम डिस्कस करते थे, बात करते, क्योंकि जब ये मैंने निर्णय लिया इसके 10 दिन तो पहले हमने साथ में ट्रैवल किया और मैंने उनको एक प्रस्ताव दिया कि आदित्य जी अब विधान परिषद के विधायकों को भी आप लोग ने कहना चाहिए कि कौन से विधानसभा में हमने जाके लड़ना चाहिए, मेरे सकट जो भी है, ताकि पार्टी के वोट और एमएलए बढ़े। तो कहने का मतलब है ये मेरा निर्णय इंस्टेंट हुआ, बहुत प्लानिंग थी। ये होता, अगर वो होता तो 5 नगर सेवकों के विरुद्ध में मैं ये करता था, जो मैंने कभी राष्ट्रवादी में भी नहीं की और ना ही इस पार्टी में करने का काम किया। और जब मेरे जैसे कार्यकर्ता, देखिए जितेंद्र जी आप मुझे इतने साल से कवर करते हैं, आप सिर्फ 99 से लेके जो मेरे पीक आर रहा विधायक बोलकर या मंत्री वो देखते हैं, बट हमारा संघर्ष जूना है ना। 1990 साल से 1900 उम्र की 20 साल से हम लोग इस क्षेत्र में आने के बाद हम सेल्फ मेड है। हमारी जो परेशानी रही है और हमारे पीछे लेगेसी न होने के कारण जो हमारी दूसरी पीढ़ी जो है वो उसको हम लेम लेगेसी दे एक, और हमारे पे डिपेंड रहने वाले जो कष्ट करिए। आज मैं क्यों आकर्षित हुआ एकनाथ शिंदे जी के लिए,
हमारा जब गिरनी कामगारों का मोर्चा हुआ, मुंबई के घर बाहर ही देंगे, ऐसी गवर्नमेंट का एटीट्यूड था। जब हमने इतना बड़ा मोर्चा निकाला, कोई सरकार में से आने के लिए तैयार नहीं था। उदय सामंत, प्रसाद लाड को देखकर हमने मध्यस्थी की। मैंने कहा कि नहीं, राज्य के उप मुख्यमंत्री जी को ही हम मिलेंगे या मुख्यमंत्री को मिलेंगे नहीं। वो थाना से उस मीटिंग के लिए रात को 11:30-12 बजे आए। उन्होंने हमारे सिस्टम मंडल को मिला और कहा कि कल का 1 दिन दीजिए, 2 दिन में मैं मीटिंग लगाता हूँ। 2 दिन में विद्यानंद में मीटिंग लगाई। हमारे 90% उन्होंने समस्या छुड़ाने का काम किया। तो ये दमक दिखती है ना, इसको हम नज़रअंदाज कैसे कर सकते हैं। जब बेस्ट का संप हुआ, जो मेरे नेतृत्व में हुआ, जब ये मिट नहीं रहा था, आउट ऑफ वे जाकर उन्होंने कंत्राटी कामगारों को जो दे नहीं सकते 2000 रुपये पगारवाड़ और 3000 रुपये एडॉक देने का काम किया। तो ये सब चीज़ें हम कैसे नज़रअंदाज कर सकते। तो मैं ऐसा सोचता हूँ, एक व्यक्ति जो पूरी ताकत के साथ काम करने के लिए तैयार है और एक व्यक्ति जिसके पास रिवाइवल प्लान है पर वो इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार नहीं है, तो ये कंपैरिजन में जब होता है तो ये है। और श्रीकांत और हम लोग साथ में काम किया, आदित्य संवाद में भी वो मेरे साथ में रहते थे, आदित्य जी के साथ में रहते। तो मैंने देखा ये जो उनमें धमक है कि वो सिर्फ जाकर मोर्चे नहीं ले रहे या सिर्फ जाकर भाषण नहीं, वो हर जिले में, हर तालुका में जाके आपका क्या कहना है, आपका क्या कहना है, विधायक का क्या कहना है। अगर विधायक के बारे में कुछ बात करना है तो बाजू में आके करने के लिए, तो वो जो इंटरेक्शन है और वो करने की जो क्षमता उनमें दिख रही है, ये पार्टी को आगे लेके जा सकती है। सचिन भाऊ, अब आप शिंदे साहब के ही नेता हो गए हैं, शिवसेना के नेता हो गए हैं, तो ये बताइए कि क्या ऑपरेशन टाइगर अभी भी जारी है? देखिए, ऑपरेशनों के बाद अब विधायकों का नंबर लगने वाला है कि उद्धव ठाकरे को और झटके अभी मिलने वाला है? ये तो नाम मीडिया ने ही दिए है करके, लेकिन एक जब चाहे जो भी नाम दे दीजिए, चलिए जो भी ऑपरेशन है वो ऑपरेशन जारी है या नहीं है? देखिए, अगर ऑपरेशन सब अगर बताने लग गए तो मुझे लगता है सभी डॉक्टर हो जाएंगे। लेकिन एक जरूर है कि अनरेस्ट तो है। विधायकों में क्या अनरेस्ट नहीं है, ऐसा अगर कोई कहता है और मानता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि उनको भी उनका पॉलिटिकल सर्वाइवल दिखता है ना। देखिए, आपको एक समझ के लेना पड़ेगा। हमेशा लोग कहते आप लोग ने आपके स्वार्थ के लिए किया, आप लोग ने किया। पॉलिटिक्स में जो लोग आए हैं इस समाज में, वो चुनकर आने के लिए पार्टी का सिंबल उन्होंने भले लिया होगा, लेकिन जो मेहनतें, जो चीज़ें, जो उनका परिश्रम जो उन्होंने किया है, अगर वो व्यक्ति को लगता है कि मैं वापस इतना परिश्रम करके अगर मैं चुन के नहीं आ सकता हूँ, तो उसको क्या है, सर्वाइवल भी है ना। उसके पीछे डिपेंडेंसी है, उसके पीछे जो कमिटमेंट्स हैं, उन्होंने जो लोगों के साथ किया है, अगर वो उस प्रोफेशन, या तो फिर वो घर में बैठ जाए, रिटायरमेंट ले ले। तो ये भी एक चीज़ है। और मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ विधायक तक के नहीं, महानगर पालिका में भी ये सिचुएशन आ सकती है, लेकिन अभी नहीं, उसको थोड़ा वक्त लगेगा, ये होगा। ये आप संकेतों में बड़ी खबर दे रहे हैं और उस पर हमारी नज़र रहेगी। एक बात बताइए, अभी जो उद्धव ठाकरे अब इतने झटके लगने के बाद अब सक्रिय नज़र आ रहे हैं, तमाम अपने ट्रेड यूनियंस की मीटिंग वगैरह ले रहे हैं, अपनी पार्टी के नेताओं की अचानक उन्होंने मीटिंग्स लेना शुरू कर दिया है। उसके बाद जिन जिन इलाकों के सांसदों ने बगावत की, उन इलाकों में भी वो दौरे पर गए, बहुत कुछ कर रहे हैं। और अभी उन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है, राम रक्षा आंदोलन। और इसकी पृष्ठभूमि यह है कि जो दान चोरी का मामला सामने आया कि वहाँ पर जो डोनेशन होता है राम मंदिर में, उसमें चोरी के आरोप लगे और उसको लेकर जो जांच हो रही है, तो अब उस बात को लेकर मुद्दा बनाते हुए इन्होंने एक आंदोलन शुरू किया है, राम रक्षा आंदोलन। इसको आप कैसे देखते हैं? ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने किया है, और उसको जो जिस तरह से उसकी व्याप्ति देश भर में हुई है, तो लोगों के मन में जरूर कुछ बातें हैं। लेकिन हम उसका कंपेयर कर अगर ये सोचेंगे कि इसके कारण कुछ तो भी परिवर्तन आएगा, इसके कारण स्टेट पॉलिटिक्स में कुछ उसका इफेक्ट होगा, तो मुझे लगता है ये उनकी गलत सोच है। क्योंकि ये विषय एक राज्य तक के सीमित है। अब SIT वहाँ पे अपॉइंट की गई है, कल हो सकता है कि CBI की भी जांच हो सकती है। तो एक ट्रस्ट बोर्ड को लेकर सरकार के ऊपर आरोप कंपेयर करके करना मुझे लगता है कल उचित नहीं। कल ये कोई भी राज्य में हो सकता है, जो हुआ है वो गलत हुआ है, उसको मॉनिटर करने का काम ट्रस्ट ने करना चाहिए था, वो भी होना चाहिए था। लेकिन अगर हम डायरेक्ट तौर के ऊपर अगर हम सरकार के विरुद्ध में वातावरण तैयार करने के लिए अगर ये मुद्दा लेंगे तो ज़रूर प्रसिद्धि मिलेगी, लेकिन उसमें कुछ जो अलग तरीके से जो भावना लोगों के मन में है जो करनी चाहिए, वो मुझे लगता नहीं होगी। लेकिन आपको लगता नहीं कि इस आंदोलन के जरिए उद्धव ठाकरे फिर से एक हिंदुत्ववादी छवि वापस हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं? जरूर। जब MVA के साथ वो सरकार में गए और मुख्यमंत्री बने, तो उनके ऊपर ऐसा आरोप लगा कि वो सेकुलर हो गए हैं या प्रो मुस्लिम हो गए हैं। यहाँ तक कि जो नवनीत राणा, जो BJP की महिला नेता थी, जब वो यहाँ पर मुंबई आई थी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए उनके घर के बाहर, तो उनको गिरफ्तार करके हफ्ते 1.5 हफ्ते के लिए जेल भी डाल दिया गया था। तो इससे उनकी इस छवि को
हिंदुत्ववादी छवि को, जो उनकी पार्टी को नुकसान पहुंचा, तो क्या वो डैमेज कंट्रोल करने के लिए या उस छवि को हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, आपको लगता है? जरूर कर रहे हैं, और हर एक पॉलिटिकल पार्टी ने उस विचार को लेके करना पड़ेगा। लेकिन आपने आपके वोटरों को संगठित कर कर जो रखने की जवाबदारी जो इतने सालों में थी, अगर हम वर्धापन दिन का भाषण हम देखेंगे, आप देखिए, अगर एनालिसिस करने के लिए कि हमने बीजेपी और शिवसेना के जो यहाँ की सरकार, उसको विरोध करना ही चाहिए, लेकिन साइमल्टेनियसली अगर हम एक हमारे अलायंस की एक पार्टी की इतनी तारीफ करेंगे तो जो वोटर जो है, जो वोटर बेस जो हिंदू बेस्ड है, जो हिंदू वोटर बेस है, और वो एक पारंपरिक एक दिशा से वोट कर रहा है, तो हम उसको कैसे आकर्षित कर सकते हैं? तो हम दोनों तरफ से रह के तो नहीं बात कर पाएंगे ना। तो मुझे लगता है कि वो बहुत पहले हम लोगों ने मिस कर ली जो वैक्यूम थी और स्पेस थी। अब पूरे देश भर में हिंदुत्व के नाम के लेके ऊपर की जो स्पेस जो ऑलरेडी भर चुकी है, उसमें से स्पेस निकाल कर कुछ करना बहुत कठिन है। एक आखिरी सवाल आपसे, ये जो एकनाथ शिंदे जी की पार्टी का जो ऑपरेशन था, वो अभी टारगेट कर रहा था शिवसेना यूबीटी को, क्या ये ऑपरेशन, आप चाहे इसको जिस भी नाम से बुलाएं, आगे चलकर एनसीपी एसपी के भी सांसदों और विधायकों को टारगेट करेगा? नहीं, वैसा नहीं है, लेकिन जरूर अभी मैं किसी दूसरे पार्टी के बारे में बात करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि महाराष्ट्र को अगर हम देखेंगे, विधायकों में अनरेस्ट, विरोधक पार्टी के बहुत लोगों में अनरेस्ट है, और वो अनरेस्ट कहाना का तो भी बस्ट होगा ही होगा ना, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पॉलिटिकल सर्वाइवल तो होगा। समाजवादी का मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि बाहर की राजनीति को ज़्यादा मैं देखता नहीं हूँ, लेकिन ज़रूर जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें होगी तो वहाँ पे वो चीज़ें बाहर आनी वाली है। जी, एक और सवाल जहन में आया, अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल में फेरबदल की खबरें आ रही हैं, जल्दी होने वाला है, तो उसमें शिवसेना की क्या स्थिति होगी? क्या शिवसेना को और अतिरिक्त मंत्री पद मिलेंगे, और वो कौन से नाम हो सकते हैं? नहीं, शिवसेना में नाम की चर्चा तो मुझे लगता नहीं है, मुझे मेरे तक उसकी जानकारी, लेकिन जरूर एक बात स्पष्ट है कि पार्टी की ताकत देश भर में बढ़ी है, और श्रीकांत शिंदे जी ने जिस तरह से पार्टी को, सांसदों को साथ में रखकर जो मॉनिटर कर सबको जो ताकत देने का काम किया, इसलिए अभी देखिए कल भी आदित्य शिंदे साहब की तबीयत ठीक नहीं थी, उनके बिहाफ पे वो कारगिल गए। तो नेशनल लेवल के ऊपर जो एक पकड़ जो उनकी जो हुई है, और साथ ही साथ में जो पार्टी की छवि बढ़ती जा रही है, तो जो जैसे हम कहते हैं कि सीरियस पार्टी बोलकर, जैसे 2-3 पार्टियों में आज उसके गन्ना में हम लोग आ रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़रूर एक्सपांशन में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सांसद होंगे। कुछ मंत्रिमंडल में जाएंगे, कुछ मंत्रिमंडल में अगर नहीं गए तो भी हर एक को कैसे एकोमोडेट करके होगा, क्योंकि उनको एकोमोडेट नहीं करना है, पार्टी को एकोमोडेट करके पार्टी की छवि बढ़ाकर उसका फ़ायदा आगे आने वाले विधानसभा, उसका फ़ायदा आगे आने वाले लोकसभा, इसमें करने की कोशिश होने वाली है। जी बिल्कुल सचिन अय्यर जी, सवाल तो ऐसे बहुत सारे और भी हैं, लेकिन समय हमारे पास में सीमित है, तो हमसे इस बातचीत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सालों के बाद आपके साथ बात करने का मौका मिला, मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ। मुझे भी बड़ा अच्छा लगा। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।